नमस्कार। आज हमारे पास ये वैशेषिक सूत्रों पर कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। हाँ, स्वागत है। खासकर सूत्र 1.110 और 1.111। ये कहते हैं द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरभन्ते गुणाश्च गुणांतरम। और कर्म कर्म साध्यम न विद्यते। हाँ, मतलब इनका जो मूल विचार है वो ये कि पदार्थ यानी सब्सटेंस से ही दूसरा पदार्थ बनता है और गुण यानी क्वालिटी से ही दूसरा गुण। अच्छा। और कर्म मतलब एक्शन वो सीधे किसी दूसरे कर्म को जन्म नहीं देता। ओके। उसे हमेशा किसी पदार्थ या गुण के जरिए ही आना पड़ता है। तो एक तरह से कारण और कार्य एक ही प्रकृति के होने चाहिए। सही। तो चलिए इस प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत की आधुनिक विज्ञान में क्या रेलेवेंस है, क्या गूंज है, इसे समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। हाँ, देखते हैं। शुरुआत करते हैं क्लासिकल भौतिकी से। न्यूटन के नियम वो यहाँ कैसे फिट होते हैं? पहला नियम जड़ता वाला, वो तो सीधा लगता है बिल्कुल। कि चीजें वैसी ही रहती हैं जब तक कोई बाहरी बल न लगे। ये कुछ वैसा ही है ना, कर्म कर्म साध्य न विद्यते। हाँ, बिल्कुल। मतलब बिना किसी कारण यानी बल के कोई नया कर्म यानी गति में बदलाव नहीं होता। ठीक। और दूसरा नियम देखिए, F=ma। हाँ, F=ma। वो दिखाता है कि बल जो एक तरह का गुण है, वो पदार्थ यानी द्रव्यमान के जरिए त्वरण मतलब गति में परिवर्तन जो फिर एक गुण है वो पैदा करता है। अच्छा, तो गुण से गुण पदार्थ के माध्यम से। एग्जैक्टली। और तीसरा नियम भी क्रिया प्रतिक्रिया वाला, वो भी पदार्थों के बीच की अंतरक्रिया पर ही आधारित है। बल अकेले नहीं आते जाते। सही बात है। ये कुछ वैसा ही है जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। हाँ, पदार्थ से पदार्थ बनता है, नष्ट नहीं होता। हाँ, काफी समानता है। लेकिन जब हम आधुनिक भौतिकी में आते हैं, आइंस्टाइन का E=mc², क्या ये इस तस्वीर को बदल देता है? वहां तो पदार्थ और ऊर्जा वो एक जैसे हो जाते हैं। देखिए, बदलता तो है, पर वो भी एक तरह से पदार्थ से पदार्थ के सिद्धांत का ही विस्तार है। अच्छा, कैसे? क्योंकि अब पदार्थ की परिभाषा थोड़ी बड़ी हो गई है, उसमें ऊर्जा भी शामिल है, द्रव्यमान ऊर्जा, ये पूरी चीज संरक्षित रहती है। जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर में होता है, ऊर्जा जो पदार्थ का ही एक रूप है, उससे कण बनते हैं यानी पदार्थ। हाँ, ये तो है। तो ये भी उसी मूल विचार को ही आगे बढ़ाता है। और क्वांटम फील्ड थियरी में वो जो क्वांटम वैक्यूम की बात होती है, जहां कहते हैं कि कण अचानक से प्रकट हो जाते हैं, वो क्या है? क्या वो शून्य से उत्पत्ति है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। देखिए, क्वांटम वैक्यूम असल में खाली नहीं होता। अच्छा। वो क्वांटम फील्ड से भरा हुआ है। इन्हें आप एक तरह का पदार्थ ही मान सकती हैं, और इनमें लगातार ऊर्जा के उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिनसे वर्चुअल कण प्रतिकण जोड़े बनते बिगड़ते रहते हैं। ओके। तो ये कुछ नहीं से नहीं आ रहे, ये उन फील्ड्स की ही गतिविधि है। तो यहाँ भी अगर आप गहरे स्तर पे देखें तो पदार्थ से पदार्थ या कह लें फील्ड से कण का सिद्धांत लागू हो रहा है। समझ गया, ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं क्वांटम उलझाव पर, एंटेंगलमेंट। वो तो और भी अजीब है। हाँ, वो तो है। दो कण चाहे कितनी भी दूर हों जुड़े रहते हैं। एक का गुण मापो तो दूसरे का तुरंत पता चल जाता है। क्या ये भी गुण से गुण का मामला है? हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो उलझी हुई प्रणाली है ना, वो एक तरह से एक अकेली चीज या एक सिस्टम की तरह व्यवहार करती है। अच्छा, एक पूरा सिस्टम। हाँ, तो जब आप एक कण का कोई गुण मापते हैं, जैसे स्पिन, तो आप असल में उस पूरे सिस्टम के एक पहलू को जान रहे होते हैं। और वो जानकारी तुरंत दूसरे कण के संबंधित गुण को निर्धारित कर देती है। तो हाँ, एक गुण मापा गया स्पिन दूसरे संबंधित गुण दूसरे कण का स्पिन को प्रकट करता है। ये गुण से गुण का ही एक जटिल रूप है जो पूरे सिस्टम पर लागू होता है। ये एक्सप्लेनेशन काफी मददगार है। अच्छा, और रसायन विज्ञान में वहां तो ये सिद्धांत बहुत साफ दिखता है ना? हाँ, वहां तो एकदम सीधा है। अभिकारक यानी पदार्थ मिलकर उत्पाद बनाते हैं जो कि पदार्थ ही हैं। बिल्कुल। केमिकल रिएक्शंस के समीकरण यही तो दिखाते हैं, कुछ बनने के लिए कुछ पहले से होना जरूरी है। हाँ। और सिस्टम थ्योरी में भी यही बात है। किसी सिस्टम के गुण जैसे पानी की तरलता, हाँ, तरलता, वो उसके घटकों यानी पानी के अणुओं जो पदार्थ हैं, उनकी आपसी क्रिया से ही उभरती है। तो पदार्थ से गुण का उभरना। सही। तो क्या ये सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर भी लागू होता है, बिग बैंग? हाँ, काफी हद तक। वो जो पुराना विचार है ना, कुछ नहीं से कुछ नहीं बनता, एक्स निहिलो निहिल फिट। हाँ, सुना है। वो यहाँ भी गूंजता है। बिग बैंग के ठीक बाद जो अत्यंत
उच्च ऊर्जा घनत्व था, उसे हम शुरुआती पदार्थ कह सकते हैं। उसी से फिर कण बने, परमाणु बने, तारे, आकाशगंगाएं, ये सब नए पदार्थ बने। तो ब्रह्मांड का विकास भी एक तरह से पदार्थ बनने की ही प्रक्रिया है, क्रमिक। तो मतलब कुल मिला के देखें तो न्यूटन के नियमों से लेकर क्वांटम फील्ड्स और ब्रह्मांड विज्ञान तक हजारों साल पुराना ये वैशेषिक विचार कि कारण और कार्य सजातीय होते हैं और कर्म साध्यम न विद्यते, ये आज भी बहुत प्रासंगिक लगता है। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि कारण कार्य की प्रकृति पर जो मूलभूत सोच है, चाहे वो प्राचीन दर्शन में हो या आधुनिक विज्ञान में, वो कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की तरफ इशारा करती है। हाँ। बेशक आधुनिक विज्ञान ने इसे गणितीय मॉडल से और ज्यादा साफ किया है, पर वो जो मूल विचार की गूंज है वो अब भी सुनाई देती है। पदार्थ से पदार्थ, गुण से गुण, और हर कर्म का कोई न कोई पूर्व कारण। ये सोचना वाकई कमाल का है कि एक प्राचीन सूत्र विज्ञान की इतनी अलग अलग शाखाओं में आज भी अपनी जगह बनाए हुए है। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या? कि अगर हर घटना का एक पूर्व कारण उसी श्रेणी में होता है, तो क्या वास्तव में कुछ भी मौलिक रूप से नया या अप्रत्याशित संभव है, या फिर सब कुछ अंततः पहले से मौजूद चीजों का ही एक जटिल पुनर्व्यवस्थापन है? इस पर विचार किया जा सकता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।